चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर खबर क्या है और पाकिस्तान सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर प्रेस की आजादी को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडेंस 2026 लागू की। इन नियमों के मुताबिक विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकार, उनके स्थानीय स्ट्रिंगर्स, फिक्सर्स, कैमरा पर्सन और अन्य सहयोगी अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे जब तक उन्हें सरकार की ओर से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। कुछ मामलों में पहले से सरकारी पंजीकरण और मान्यता भी जरूरी होगी, यानी अब यह फैसला केवल पत्रकार नहीं करेगा कि उसे कहां जाना है, बल्कि सरकार की मंजूरी भी अहम होगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी PFUJ ने इन नियमों को प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कमिटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट जैसी संस्थाओं का कहना है ऐसे नियम पत्रकारों में डर का माहौल पैदा कर सकते हैं और कई रिपोर्टर संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने से पहले ही पीछे हट सकते हैं, जिसे सेल्फ सेंसरशिप कहा जाता है। यानी सरकार ने भले कोई खबर रोकी ना हो, लेकिन पत्रकार खुद ही खबर करने से बचने लगेंगे। हालांकि पाकिस्तान सरकार का दावा है इन नियमों का मकसद विदेशी मीडिया के कामकाज को व्यवस्थित करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और बेहतर समन्वय बनाना है। लेकिन सवाल यही है, अगर उद्देश्य सिर्फ व्यवस्था बनाना है तो फिर रिपोर्टिंग के लिए पहले सरकारी अनुमति की जरूरत क्यों? क्या सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता समिति की जा रही है? स्वतंत्रता जो है वो सीमित की जा रही है। यही सवाल आज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। जी हाँ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कैसे बनता है? सबसे पहले अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार सवाल ये उठता है कि आखिर प्रेस की आजादी को कैसे मापा जाता है। अगर आप देखें, कौन तय करता है कि किस देश में मीडिया वास्तव में स्वतंत्र है या नहीं? दरअसल दुनिया में प्रेस फ्रीडम को मापने के लिए सबसे चर्चित सूचकांकों में से एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें 180 देशों का आकलन किया जाता है। यह रैंकिंग किसी एक घटना के आधार पर नहीं बनती, बल्कि कई पैमानों पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे पत्रकार कितनी स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं, सरकार या सत्ता का कितना दबाव है, पत्रकारों की सुरक्षा कैसी है, क्या उन्हें धमकियां, गिरफ्तारी या हिंसा का सामना करना पड़ता है, क्या मीडिया संस्थाओं पर आर्थिक या राजनीतिक दबाव डाला जाता है और क्या कानूनी व्यवस्था पत्रकारों की रक्षा करती है या उन्हें नियंत्रित करने का माध्यम बन जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस रैंकिंग में पाकिस्तान को नंबर 153 है, यानी पिछले कई सालों से उसका प्रदर्शन इस इंडेक्स में कमजोर रहा है, जिसकी वजह सिर्फ नियम नहीं बल्कि पत्रकारों पर हमले, धमकियां, गुमशुदगी और मीडिया पर दबाव के लगातार सामने आते आरोप भी रहे हैं। यही कारण है जब पाकिस्तान खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है तो उसके प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड पर भी सवाल उठते हैं। क्या लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार कितनी स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं। अगर मीडिया पर लगातार नियंत्रण बढ़े तो सबसे पहले कमजोर होती है लोकतांत्रिक जवाबदेही, और यही वजह है कि पाकिस्तान के नए नियमों को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी पर भी परखा जा रहा है। अब कुल मिलाकर आपने ये तो समझ लिया, अब ये भी आपको बता देते हैं पाकिस्तान में प्रेस बनाम सत्ता आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में प्रेस और सत्ता का टकराव कोई नई कहानी नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि लगभग हर दौर में मीडिया पर किसी ना किसी रूप में दबाव के आरोप लगते रहे हैं। जनरल जिया उल हक के सैन्य शासन के दौरान अखबारों पर सेंसरशिप लगाई गई, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और कई प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में निजी टीवी चैनल्स का विस्तार जरूर हुआ, लेकिन जब सरकार की आलोचना तेज हुई तो कई चैनल के प्रसारण पर रोक और पत्रकारों पर कार्रवाई के जो आरोप है वो भी सामने आए। लोकतांत्रिक सरकारों के दौर में भी तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली। इमरान खान की सरकार के समय कई पत्रकारों ने दबाव, धमकियों और कार्यक्रम बंद कराने के आरोप लगाए। अब शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में विदेशी मीडिया के लिए नए दिशा निर्देश लागू होने के बाद बहस फिर तेज हो गई कि क्या पाकिस्तान में मीडिया की आजादी लगातार सीमित होती जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि समस्या सिर्फ कानूनों की नहीं बल्कि उस माहौल की भी है जहां पत्रकार संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं।
यही वजह है कि आलोचकों के मुताबिक पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम का सवाल किसी एक सरकार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। अब आपको धीरे से यह भी बता देते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। जी हां, अब आपको यह भी समझना होगा आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ऐसे नियम अभी क्यों लागू किए हैं। अब सरकार का जवाब है राष्ट्रीय सुरक्षा, बेहतर समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और है, क्योंकि पिछले कुछ समय में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और अफगान सीमा से जुड़े इलाकों की कई खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से आई हैं। इसमें सुरक्षा चुनौतियां, विरोध प्रदर्शन, आतंकी घटनाएं और स्थानीय असंतोष जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में आलोचकों का आरोप यह है कि सरकार अब सूचना के प्रवाह पर अधिक नियंत्रण चाहती है। यहीं से एक और बहस शुरू होती है, क्या किसी देश को अपनी सुरक्षा के नाम पर रिपोर्टिंग सीमित करने का अधिकार है? हां, हर देश के अपने सुरक्षा नियम होते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या वो नियम इतने व्यापक होने चाहिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित होने लगे। अगर किसी रिपोर्टर को हर संवेदनशील इलाके में जाने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़े तो क्या वो सरकार के खिलाफ आने वाली हर खबरों को उतनी ही स्वतंत्रता से दुनिया के सामने रख पाएगा? यही वो प्रश्न है जिसने पाकिस्तान के नए दिशा निर्देशों को अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। सरकार इसे सुरक्षा बता रही है, जबकि आलोचक इसे सूचना पर बढ़ते नियंत्रण की रणनीति मान रहे हैं। और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ मीडिया का नहीं बल्कि लोकतंत्र और पारदर्शिता का भी मुद्दा बन गया है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार जब इतना कुछ हो रहा है तो NOC रोकने के आधार क्या हैं। जी हां, अब आपको यह भी हम समझा देते हैं। अब बात उन नियमों की जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इन गाइडलाइंस में कुछ ऐसे आधार बताए जिनके नाम पर किसी पत्रकार की अनुमति रोकी जा सकती है या उसकी मान्यता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, स्टेट आइडियोलॉजी और संप्रभुता जैसे शब्द शामिल हैं। पहली नजर में ये शब्द सामान्य लग सकते हैं, लेकिन असली सवाल इनकी व्याख्या को लेकर है। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा क्या होगी? पब्लिक ऑर्डर किसे माना जाएगा? और स्टेट आइडियोलॉजी के खिलाफ रिपोर्टिंग का फैसला कौन करेगा? यही वो बिंदु हैं जिसे लेकर प्रेस संगठनों ने सबसे ज्यादा चिंता जताई है। उनका कहना है अगर नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत व्यापक और स्पष्ट होंगे तो उनका इस्तेमाल किसी भी असहज खबर को रोकने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में प्रदर्शन हो रहा है और सरकार उसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताती है तो वहां रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को रोक दिया जाएगा। अगर किसी रिपोर्ट में सेना या प्रशासन पर सवाल उठते हैं तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर सीमित किया जाएगा। इसीलिए आलोचकों का कहना है कि नियमों से ज्यादा चिंता उनके संभावित इस्तेमाल को लेकर है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है उसका निष्पक्ष और सीमित उपयोग। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह भी बता देते हैं कि कौन कौन इससे प्रभावित होगा। जी हां, ऐसा तो है नहीं कि ये पत्रकारों के लिए तो सिर्फ पत्रकार प्रभावित होंगे। अब आपको ये बता देते हैं